बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं अपना तारफ़ करवा दूँ। मेरा नाम है MS ताहिर डोगर और मेरी क्वालिफ़िकेशन में है DPT है, MS क्लिनिकल साइकोलॉजी है, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन वीमेन साइकोलॉजी है। उसके अलावा CBT में मेरे जो है सर्टिफिकेशंस हैं, 16 सर्टिफिकेशंस हैं मेरे पास CBT में। और इसके अलावा जो है PFA यानी साइकोलॉजिकल फ़र्स्ट एड में मेरे पास 2 सर्टिफिकेशंस हैं। तो ये मेरा मुख्तसर सा तारुफ था। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारा टॉपिक है डिप्रेशन इज़ अ मिसकंसेप्शन। और इसके साथ साथ जो है डिप्रेशन या फिर मेंटल हेल्थ पर जो है फ़िज़िकल एक्सरसाइज जो है उसके क्या जो है असरात मुरतब होंगे, यानी जो बेनिफिट्स हमें हासिल होंगे एक्सरसाइज से वो क्या होंगे। तो सबसे पहले जो है हमें डिप्रेशन का पता होना चाहिए कि डिप्रेशन है क्या। तो डिप्रेशन को जो है हम अकॉर्डिंग टू DSM-5 जो है ना उसका जो क्राइटेरिया है उसके मुताबिक हम डिफ़ाइन करेंगे कि डिप्रेशन जो है मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर वो क्या है। और उसके जो है ABCDE पॉइंट्स 5 पॉइंट्स हैं और जो A पॉइंट है उसमें 9 जो है वो पॉइंट्स उन्होंने बताए हुए हैं सब जो है कैटेगरी। तो उन 9 पॉइंट्स में से जो मिनिमम है 5 पॉइंट्स प्रेजेंट होने चाहिए और उन मिनिमम 5 पॉइंट्स के साथ साथ 2 पॉइंट्स जो हैं उनमें से जो है डिप्रेस्ड मूड हो ये शर्त है, या फिर जो है लॉस ऑफ इंटरेस्ट हो डेली एक्टिविटीज़ में। ये 2 चीज़ें जो है मिनिमम जो हैं वो मौजूद होनी चाहिए उन 9 में से 5 पॉइंट्स के साथ। तो ये जो 5 पॉइंट्स हैं ये कौन से हों, वो उन 9 में से कोई से भी हो सकते हैं। अच्छा, आम तौर पे हम लोग सुनते हैं कि मुझे डिप्रेशन है या मैं डिप्रेस्ड हूँ या मुझे डिप्रेशन हो गया। तो हमें जो है ये पता होना चाहिए कि इसके लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट्स क्या हैं डिप्रेशन को डायग्नोज करने के लिए या डिप्रेशन कहलाने के लिए। तो सबसे पहले जो हम कहते हैं वो है कि अपनी एक बाउंड्री डिफ़ाइन करेंगे। तो उस बाउंड्री को डिफ़ाइन करने के लिए हमें ये जो है स्ट्रेस वगैरह, आम तौर पे बंदा होता है कि उसका जो मूड स्विंग हो गया या कोई किसी चीज़ का उसे स्ट्रेस मिल रहा है, उसने कोई काम करना था तो वो काम नहीं हो पा रहा, उस वजह से उसे स्ट्रेस है, तो वो कह देता है जी मुझे डिप्रेशन हो गया, जो कि बिल्कुल ही गलत बात है। डिप्रेशन के लिए वो क्राइटेरिया पूरा करना चाहिए और मिनिमम जो है उसकी ड्यूरेशन भी होती है। तो ये सारी बातें जो है हम आने वाले चंद लम्हात में डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से वो पॉइंट्स हैं, क्या ड्यूरेशन मिनिमम होनी चाहिए और किस तरह है, और बाकी चीज़ों से जो है उसका डिफरेंशियल डायग्नोसिस जो है उन चीज़ों से किस तरह से बचना है। यानी कि कोई और वजह से जो है वो ये सिम्टम्स आ रहे हैं और हम उसको जो डायग्नोज कर दें वो डिप्रेशन कर दें। फिर उसके बाद जो है हम एक्सरसाइज की तरफ चलेंगे कि एक्सरसाइज के क्या क्या जो है वो हमें फ़ायदे हासिल होते हैं। तो ये सारी चीज़ें भी होंगी और आखिर पे अगर आप में से किसी का कोई सवाल होगा तो वो जब सेशन एंड होगा तो उस वक्त आप जो है अपने सवालात भी पूछ सकते हैं। तो हम अब शुरू करते हैं डिप्रेशन अ मिसकंसेप्शन एंड द इफ़ेक्ट्स ऑफ एक्सरसाइज ऑन डिप्रेशन। तो सबसे पहले जो है हम वो लेके चलेंगे कि जो डिप्रेशन है वो क्या है। तो डिप्रेशन, अदरवाइज नोन एज मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर और क्लिनिकल डिप्रेशन, इज़ अ कॉमन एंड सीरियस मूड डिसऑर्डर। दोज हु सफ़र फ्रॉम डिप्रेशन एक्सपीरियंस परसिस्टेंट फीलिंग्स ऑफ सैडनेस एंड होपलेसनेस एंड लूज इंटरेस्ट इन एक्टिविटीज़ दे वंस एंजॉयड। अच्छा, इसमें यह है कि डिप्रेशन, जो भी बंदा डिप्रेशन का मरीज़ होगा या जिसे डिप्रेशन हम डायग्नोज करने वाले होंगे या अलामात वो लेके हमारे पास आएगा, तो उसमें जो है पहले जो वो एक्टिविटीज़ कर रहा है बंदा, डेली एक्टिविटीज़ हैं, अगर कोई बंदा मूवीज़ देख रहा है, उसे इंटरेस्ट है, वो पसंद है, या कोई गार्डनिंग कर रहा है, या फिर कोई साइकिलिंग कर रहा है, बाइकिंग कर रहा है, हाइकिंग कर रहा है, स्काइंग कर रहा है, कुछ भी उसका जो इंटरेस्ट है डेली लाइफ एक्टिविटीज़ में, तो वो इंटरेस्टेड है, तो एकदम से जो है उसका जो है इंटरेस्ट लॉस हो जाता है प्लेजर एक्टिविटीज़ में, ठीक है, होपलेसनेस की तरफ चला जाता है, वो सैडनेस की तरफ चला जाता है, और ये सारी चीज़ें जो हैं उसमें आ जाती हैं। और इनके साथ साथ ये भी है कि ये सारी चीज़ें तो आएंगी उसमें, लेकिन ये किसी और वजह से ना हो। मसलन अगर वो बंदा कैंसर का पेशेंट है तो हो सकता है कि वो कैंसर की वजह से है, या उसका कोई एक्सीडेंट हो गया है, उसका कोई फ्रैक्चर हो गया, उसकी वजह से उसमें ये अलामात आ रहे हैं। तो कोई दूसरी मेडिकल कंडीशन की वजह से जो है उसमें ये सारी अलामात नहीं आनी चाहिए।
अगर किसी दूसरी मेडिकल कंडीशन की वजह से उसमें ये अलामत हैं तो फिर हम उसे मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर में जो है डायग्नोस नहीं करेंगे। तो जो मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर में हमें जो क्राइटेरिया देखने को मिलता है उसमें जो है 2 पॉइंट्स तो अहम है कि इन दो जो अलामत हैं उनमें से एक होनी चाहिए। एक है डिप्रेस्ड मूड या फिर लॉस ऑफ इंटरेस्ट इन प्लेयर एक्टिविटीज़, इन दोनों में से एक चीज़ मौजूद होनी चाहिए। उसके बाद फिर आगे फर्दर 9 पॉइंट्स हैं, उनमें से मिनिमम 5 पॉइंट्स होने चाहिए। अच्छा, उसमें क्या है, डिप्रेस्ड मूड यानी कि सारा दिन जो वो बंदा है गुमसुम रहे, किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट ना ले रहा हो, उसका जो है। फिर दूसरा जो पॉइंट है उसका जो प्लेयर एक्टिविटीज़ है उसमें जो है इंटरेस्ट ख़त्म हो जाता है। उसके अलावा जो है फिर तीसरे पॉइंट के तौर पे जो आ जाता है उसमें है सिग्निफिकेंट वेट लॉस। अच्छा, सिग्निफिकेंट वेट लॉस में जो है मिनिमम जो है 5% जो उसका बॉडी मास है या बॉडी वेट है वो लॉस होना ज़रूरी है। ये नहीं कि थोड़ा सा वेट लॉस हुआ है, उसने कुछ खाना पीना बंद कर दिया था, ये नहीं खाया 1-2 दिन तो उसकी वजह से जो या मील अभी नहीं ली तो उसकी वजह से जो थोड़ा सा माइनर सा डिफरेंस आ रहा है हम कहते हैं वेट लॉस। इस तरह नहीं है, मिनिमम 5% जो है उसका लॉस होना चाहिए। उसके बाद जो है आगे उसका जो चौथा पॉइंट है वो है इंसोम्निया या हाइपरसोम्निया। उसकी जो स्लीप पैटर्न है वो डिस्टर्ब हो जाता है, या बंदे को नींद आती ही नहीं है या फिर बहुत ज़्यादा नींद आती है। उसके बाद जो है पॉइंट आता है वो है साइकोमोटर एजिटेशन या फिर रिटार्डेशन, यानी कि वो उसे जो है रिटार्डेशन महसूस हो रही है, थकावट महसूस हो रही है और सारे जिस्म में जो है ये पेन वगैरह भी फील हो सकती है। उसे फिज़िकल जो सिम्टम्स हैं उसमें कि पेन उसे महसूस हो रही है, क्रैम्प्स आ रहे हैं, तो ये भी महसूस हो सकता है। उसके बाद जो अगला पॉइंट है उसमें जो है लॉस ऑफ एनर्जी। अगर एक बंदा बैठा है तो वो बैठा ही रहेगा, उसके पास बैठने की कोई वजह नहीं होगी, यानी कोई ख़ास स्पेसिफिक वजह हो कि इसलिए वो बैठा हुआ है। वो बस बैठा है तो बैठा है, अगर खड़ा हो गया तो खड़ा है, लेट गया तो लेट गया, बस वो ऐसे ही रहेगा। उसके बाद जो अगला पॉइंट आता है वो आता है उसमें जो है एक्सेसिव वरीनेस हो गई, गिल्ट होगा उसमें जो है, वो बगैर किसी वजह के वो फीलिंग ऑफ वर्थलेसनेस हो गई, यानी कि वो अपने आप को कमतर से कमतर समझता जाएगा और उसके पास कोई स्पेसिफिक रीज़न नहीं होगी कि मैं अपने आप को ये किस लिए इस तरह समझ रहा हूँ या मैं अपने आप को वर्थलेस क्यों समझ रहा हूँ। उससे जो अगला पॉइंट है उसमें ये है कि वो कंसंट्रेट नहीं कर पाएगा किसी भी एक चीज़ में, या किसी एक स्पेसिफिक पॉइंट पर वो सोच नहीं सकेगा। अगर हम उसको एक स्पेसिफिक काम देंगे तो उसमें वो सोच नहीं पाएगी, वो खुद किसी भी काम पे जो वो करना चाह रहा है वो सोच नहीं पाएगा, मुसलसल सोच नहीं पाएगा। उसके बाद जो सबसे अहम पॉइंट, ये एक बहुत ही इंतहाई अहम पॉइंट है क्योंकि ये अक्सर औकात होता है और वो मिस कर देते हैं और बताते नहीं हैं। जो भी डिप्रेशन का या डिप्रेसिव बंदा होगा उसमें ये जो ख्याल है लाजिम आता है, या मैक्सिमम चांसेस होते हैं कि उसके पास आया हो कभी या उसने अटैम्प्ट भी की हो। ये ख्याल है सुसाइडल अटैम्प्ट या सुसाइडल थॉट्स। उसके पास आएगा कि मैं ख़ुदकुशी कर लेता हूँ, ये ज़िंदगी जो है बेमायनी है, तो इस ज़िंदगी में कुछ भी ऐसा नहीं रखा हुआ कि मैं जीऊँ या इस ज़िंदगी को मैं गुजारूँ। तो ये भी एक बहुत अहम पॉइंट है कि उस बंदे के, हमने जब वो बंदा आके हमारे पास आके हमें बताया है कि मैं डिप्रेशन में हूँ या अपनी अलामात, ये सवाल जो है इस तरह से पूछना है कि उसे जो है हम हिंट भी ना दें कि वो सुसाइड की तरफ चला रहा है और हमें पता भी चल जाए कि उसके पास सुसाइडल आइडिएशन है या नहीं है, सुसाइडल अटैम्प्ट उसने की है या नहीं की है। फिर इसके बाद जो है, जो ये 9 पॉइंट में से मिनिमम जो मैंने अभी बताए 5 पॉइंट्स तो होने उसके पास लाजमी है। उसके बाद जो है ये जो पॉइंट्स बाकी 4 पॉइंट्स बनते हैं ए बी सी डी और ई वाले, उसमें यह है कि ये जो सिम्टम्स उसमें आ रहे हैं ये उसकी जो सोशल लाइफ है, उसकी जो डेली लाइफ है, उसकी जो एजुकेशनल लाइफ है, उसकी जो पर्सनल लाइफ है उसमें जो है डिस्ट्रेस पैदा करे, डिस्टर्बेंस पैदा करे। ये एक बहुत अहम चीज़ है। और उसके अलावा ये है कोई और फिजियोलॉजिकल जो है उसमें ना हो, अगर वो शोक का पेशेंट ना हो या हेमीप्लीजिया या इस तरह का कोई भी और उसमें जो है सिम्टम्स ना हो। फिर उसके बाद ये है कि उसमें कोई दूसरी जो है पहले बीमारी जो है या कोई और जो है डिसऑर्डर वगैरह ना पाए जाए, जिस तरह स्किज़ोफ्रेनिया है या स्किज़ोटिपिकल है, इस तरह के जो है स्किज़ो अफेक्टिव डिसऑर्डर है, इस तरह के जो है उसमें अलामत पहले ना पाई जा रही हों, या फिर उसमें जो है पहले
मेनियक होता है एकदम से जो है मूड का एलिवेट हो जाना और बहुत ज़्यादा एनर्जी का आ जाना, तो वो सारी चीज़ें भी उसमें ना पाई जा रही हों। तो ये सारी जो अलामत हैं हमने देखनी है, उसमें पाई तो नहीं जा रही, या कोई और पहले उसका कोई डायग्नोज हुआ हो हिस्ट्री में, तो उसकी वजह से तो ये सिम्टम्स नहीं आ रहे, हमने ये भी देखना है। फिर उसके बाद जो है हम इसका जो है किस तरह से ट्रीटमेंट करेंगे। एज साइकोलॉजिस्ट या साइकोथेरेपिस्ट जो है हम उसको ट्रीटमेंट की तरफ जो लेके जाएंगे, वो हम CBT का यूज़ कर सकते हैं, RET का यूज़ कर सकते हैं, इंटरपर्सनल साइकोथेरेपी का हम यूज़ कर सकते हैं, बिहेवियर एक्टिवेशन का हम यूज़ कर सकते हैं। ये वो चीज़ें हैं जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये चीज़ें किस तरह से इस्तेमाल करनी है, इसके साथ साथ हमने जब उसके सिम्टम्स वगैरह देखेंगे, उसकी जो है हम देखेंगे सारी की कंडीशन क्या है और किस सिवियरिटी के लेवल तक है, उसके हिसाब से जो है हम फिर उसकी थेरेपी की तरफ जाएंगे कि ये थेरेपी है और ये मोड ऑफ जो है उसका ट्रीटमेंट इस्तेमाल करेंगे। उसमें जो है साइकेट्रिस्ट भी अपना रोल प्ले करेंगे। अगर सीवियर हों सिम्टम तो वो जो है मेडिकेशन भी साथ फिर यूज़ करेंगे, तो वो साइकेट्रिस्ट ही प्रेस्क्राइब करें। साइकोलॉजिस्ट जो है मेडिसिन प्रेस्क्राइब नहीं करें, वो सिर्फ साइकोथेरेपी जो है उसको इस्तेमाल करते हुए ट्रीटमेंट की तरफ जाएंगे। तो ये तो था क्राइटेरिया और ट्रीटमेंट किस तरह। इसकी जो मिनिमम ड्यूरेशन है वो क्या होनी चाहिए। मिनिमम जो ड्यूरेशन है सिम्टम्स की वो है 2 वीक्स जो है वो लगातार हो, और पास्ट 6 मंथ में जो है ना ये सारा हो, और 2 साल का इसका मिनिमम क्राइटेरिया कि 2 साल से इसके सिम्टम्स कभी कभी आते जाते हो, और कोई मेजर जो है इस तरह का कोई वाक़या हो जो इसको सपोर्ट कर रहा हो, जिसकी वजह से बंदा कह सकता है कि हाँ इसका जो है डिप्रेशन में जा सकता है बंदा। अच्छा, जो हमने ये अभी तक सिम्टम डिस्कस किए हैं, सिर्फ हम इसकी बुनियाद पे अगले बंदे को डिप्रेशन जो है डायग्नोज नहीं करेंगे। हम जो है उसकी पर्सनैलिटी को भी असेस करेंगे, उसके हम जेस्चर पोस्चर भी देखें, उसके जो रेलेवेंट हिस्ट्री होगी हम वो भी देखेंगे, जो हालात वाक़यात होंगे वो भी देखेंगे कि आया कि जो वो बातें हमें बता रहा है और जो उसका पोस्चर और जो वो हमें देखने में जो उसकी फ़िज़िकल अपीयरेंस है वो सारे फीचर्स आपस में मैच कर रहे हैं या नहीं कर रहे। और उसके अलावा जो है हम उसके पर्सनैलिटी के टेस्ट भी करेंगे। वो टेस्ट जो है हमें एग्जैक्ट बता सकते हैं कि आया कि वो बंदा सच बात बता रहा है या नहीं, क्योंकि अब जब मैंने ये बता दिए हैं कि ये पॉइंट्स मौजूद होने चाहिए, कोई भी बंदा जो है इंटरनेट आजकल एक्सेस हर बंदे के पास है, वो देखेगा कि ये पॉइंट्स हैं, लेकिन जो स्पेसिफिक टूल्स होंगे साइकोलॉजिकल वो हमें पता होंगे किस तरह से। और एक बंदे को इतना काबिल होना चाहिए कि वो अपने जो टूल्स हैं उनको इस्तेमाल करके तो डायग्नोसिस की तरफ जो है प्रॉपर वो जा सके। तो ये जो है हम ट्रीटमेंट की तरफ, ये जो ट्रीटमेंट है 2 वीक्स का जो उसका है स्पैम वो मिनिमम होना चाहिए रिसेंट में, जो प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स के साथ वो आएगा, और 6 मंथ्स में ये मैक्सिमम होना चाहिए, और 2 ईयर्स का जो है इसका 2 साल का जो है क्राइटेरिया है कि 2 साल के अंदर दरमियान जो है ये सारे उसको प्रॉब्लम स्टार्ट हुई हो, यानी मिनिमम 2 साल की ड्यूरेशन जो है इसके लिए ज़रूरी है। फिर उसके बाद जो है अब आते हैं हम इसके जो ट्रीटमेंट तो हो गया कि हम साइकोथेरेपी यूज़ करेंगे। साइकोथेरेपी में हम CBT RET वगैरह यूज़ करेंगे, तो ये तो यूज़ करेंगे। और कब तक ये यूज़ करेंगे, हम जो है 2 से 4 हफ्ते पहले यूज़ करेंगे, देखेंगे कि आया उसमें इम्प्रूवमेंट्स आ रही हैं। अगर उसमें इम्प्रूवमेंट्स आ रही होंगी तो फिर जो है हम इसको 4 हफ्तों तक लेके जाएँ, 8 वीक्स तक हम जो है लेके जाएंगे, 8 हफ्तों तक लेके जाएंगे। फिर उसमें जो है हम ट्रीटमेंट प्लान के CBT और RET तो यूज़ कर लें, उसके साथ हमने क्या करना है, उसके साथ हम उसको डेली एक्टिविटीज़ चार्ट देंगे, हम उसको छोटी छोटी असाइनमेंट्स देंगे जो वो अचीव करेगा या फुलफ़िल करेगा। जब हम उसे छोटे छोटे टास्क देंगे कि ये आपने करना है, तो वो जैसे जैसे करेगा उसमें जो है होपनेस जो है बढ़ेगी, वो उसमें उम्मीद बढ़ती रहे कि वो काम कर सकता है। जैसे जैसे उसे पता चलेगा कि वो बंदा ये एक स्पेसिफिक काम कर सकता है, तो वो फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है इम्प्रूवमेंट की तरफ जाएगा। अब आते हैं हम एक्सरसाइज के जो हैं इस पे क्या असरात होते हैं। तो जैसा कि हमें पता है एक्सरसाइज जो करते हैं हम, उसके हमारे बॉडी पे भी असरात होते हैं, हमारे जो फिज़िकल है उस पर भी असरात होते हैं, हमारे मेंटल हेल्थ जो है उस पर भी असरात होते हैं। अब वो किस तरह से इफ़ेक्टिव होती है, जब हम फिज़िकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं तो वो हमें जो है हमारा जो है होप जो है वो बढ़ाती है, हमें जो मोटिवेशन वो प्रोवाइड करती है उठने में, हरकत करने में। हम बाहर जा रहे हैं, हम बाहर निकल रहे हैं या कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं, तो वो हमारा जो है मूड जो है उसको एलिवेट भी करती है। उसमें जो है हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन है वो इम्प्रूव होती है बॉडी में,
हमारे जो मसल्स हैं वो एक्टिवेट्स होते हैं। अच्छा, मसल्स एक्टिवेट होने के साथ साथ जो है हमें रिलैक्सेशन भी फील होती है जब हम एक स्पेसिफिक ड्यूरेशन में जो है स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए एक्सरसाइज करते हैं। एक्सरसाइज किस तरह से हमें मदद करती है? जब हम एक्सरसाइज करते हैं, फिज़िकल एक्सर्शन करते हैं, तो हमारा जो ब्रेन है वो स्पेसिफिक किस्म के जो है स्पेसिफिक हार्मोन्स रिलीज़ करता है, केमिकल्स रिलीज़ करता है जो कि एंडोर्फिन्स होते हैं, और वो जो है एनर्जेसिक जो है वो एनर्जेसिक के तौर पे असरअंदाज होते हैं। एनर्जेसिक मुराद ये है पेन किलर्स के, पेन रिलीवर्स के तौर पे जो है वो काम करते हैं जिस्म में। और एक्सरसाइज करने से जो ये है कि हम एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में, जब हम फिज़िकल एक्सर्शन कर रहे होंगे तो जो एक थॉट स्ट्रीम आ रही थी उसको जो है वो बंद लग जाएगा और वो थॉट स्ट्रीम जो है वो स्टॉप हो जाएगी, क्योंकि हम किसी और मकसद के लिए या वर्जिश कर रहे हैं। तो हम जब चल रहे होंगे तो फिर हमारा जो ध्यान होगा, कंसंट्रेशन होगी, वो उस चीज़ की तरफ होगी, ना कि हमारे वो जो थॉट स्ट्रीम जो हमें हिट कर रही थी, बार बार स्ट्राइक कर रही थी, उसकी तरफ होगी। एक्सरसाइज जो है वो हमारी जो वरीज़ हैं, जो हमारी प्रॉब्लम्स हैं, जो हमारी थिंकिंग पैटर्न है, उसको भी चेंज करते हैं। नेगेटिव थॉट जो है उसको जो है वो डिमिनिश कर देंगे। फिर उसके साथ साथ जो है हमें जो है कॉन्फिडेंस भी इसकी वजह से आएगा। जब हम फिज़िकल एक्सर्शन की तरफ जाएंगे, एक्सरसाइज की तरफ जाएंगे, जाहिर सी बात है ज़्यादातर एक्सरसाइज जो है वो हम घर पे भी कर सकते हैं, लेकिन उसके साथ साथ हम जो वॉक वगैरह है या रनिंग वगैरह है वो करने के लिए हम बाहर जाएं। जब हम बाहर जाएंगे तो हमारा जो सोशल इंटरेक्शन है वो भी बढ़ेगा, जो हमारा सोशल सिनेरियो है वो भी बढ़ेगा, और जो हम लोगों से हमारा इंटरेक्शन है वो बढ़ेगा। हम रास्ते में जाएं, हम लोगों को देखेंगे कि लोग ये कर रहे हैं, हम चल फिर रहे हैं, हमारा सोशल इंटरेक्शन बढ़ेगा, हम बात करेंगे किसी से, तो इंटरेक्शन बढ़ने की वजह से जो है हमारे अंदर मज़ीद कॉन्फिडेंस आएगा, मोटिवेशन बढ़ेगी कि हमने ये काम करना है। तो जब हम किसी को बताएंगे कि हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, उससे जो है हमारा मज़ीद जो है स्टेमिना बूस्ट होगा, और जो है ये पेन और ये जो नेगेटिव थॉट्स हैं वो कम होना शुरू हो जाएंगे, मिनिमाइज होना शुरू हो जाएंगे। उसके बाद जो है एक्सरसाइज हमें जो है समथिंग पॉजिटिव मैनेज डिप्रेशन, और इसके साथ साथ जो अल्कोहल वगैरह है या जो भी इस तरह के सिम्टम, या हम स्मोकिंग वगैरह जो है हमें दूर लेके जाएगी एक्सरसाइज जो है, हमें फिज़िकल एक्सर्शन जो है। तो ये सारी चीज़ें जो है एक्सरसाइज की जो है फिज़िकल बेनिफिट्स भी आ गए। इसमें अहम पॉइंट है फिज़िकल एक्सर्शन का, ये एक्सरसाइज। अगर आप तकरीबन 2 साल के लिए आप एक्सरसाइज करें और आप अपना सीटी स्कैन वगैरह पहले एक्सरसाइज से पहले करवा लें, या आप एक्सरसाइज के और 2 साल के बाद करवाएं, तो आप जो है अपने ब्रेन साइज में जो है उसमें क्या है, जो स्टडीज सजेस्ट कर रही हैं वो कह रही हैं मिनिमम जो है अगर आप जो है 30 मिनट्स की जो है एक्सरसाइज करते हैं डेली बेसिस पे, तो वो जो आपका है फ्रंटल लोब जो है प्री कोर्टेक्स जो है उसका जो साइज़ है उसको डेवलप करता है। जब फ्रंटल लोब जो है ये हमारी जो रीजनिंग है और इस तरह की जो एबिलिटीज़ हैं, मेंटल एबिलिटीज़, कंसंट्रेशन की एबिलिटीज़, उसको जो है कंट्रोल करता है। जो फ्रंटल लोब, 4 लोब्स हैं, फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब और टेम्पोरल लोब, ठीक है। तो ये जो फ्रंटल लोब है हमारा ब्रेन का वो डेवलप हो जाता है एक्सरसाइज की वजह से। तो सबसे ज़्यादा जो डेवलप है ह्यूमन बींग्स में वो फ्रंटल लोब ही है, और जो हमारी रीजनिंग की और थिंकिंग की एबिलिटीज़ हैं वो फ्रंटल लोब ही कंट्रोल करता है, और यही हायर जो लेवल्स की थिंकिंग पैटर्न है उनको कंट्रोल करता है। तो उम्मीद है आप लोगों को जो भी मैंने अभी तक बताया है वो समझ आई होगी। अगर किसी का कोई सवाल है वो पूछना चाह रहे हो, अगर कोई भी परेशानी हो, बात अभी तक ना समझ आई हो, तो वो पूछ सकते हैं। डिप्रेशन से रिलेटेड आप पूछ सकते हैं, आप एक्सरसाइज से रिलेटेड पूछ सकते हैं, आप किसी दूसरी इससे रिलेटेड जो आप बात पूछना चाह रहे हैं तो वो भी आप पूछ सकते हैं। यानी कि किस तरह से हम जो है लेके चलेंगे उससे रिलेटेड पूछना चाह रहे हैं, ट्रीटमेंट से रिलेटेड अभी तक डिस्कस किया है, आप उससे किसी भी पॉइंट को आप जो है पूछ सकते हैं।
अच्छा, कोजेज़ क्या होती हैं, एक बंदे ने पूछा था। तो डिप्रेशन की कोजेज़ कुछ भी हो सकते, कोई भी स्वेयर ट्रॉमा जो है वो भी हो सकता है। अब स्वेयर ट्रॉमा में क्या है, तो ये तो जब हम बंदे को, जो बंदा हमारे पास आएगा अपनी प्रॉब्लम लेके, तो उसके जो हालात वाक़यात होंगे, उसकी जो हिस्ट्री होगी, हम उसके अकॉर्डिंग ही देखेंगे कि वहाँ पे क्या ट्रिगरिंग पॉइंट था। लेकिन अगर आप एक एग्जांपल के तौर पे पूछ रहे हैं, तो उसके तौर पे मैं बताता हूँ, सडन जो है मदर डेथ हो जाती है, तो बहुत ज़्यादा लोग जो हैं उसकी वजह से भी डिप्रेशन में जा सकते हैं। अब किसी अपने प्यारे की डेथ होगी, उसकी वजह से भी जा सकते हैं। रिलेशनशिप है, उसमें प्रॉब्लम है, उसकी वजह से भी डिप्रेशन में जा सकते हैं। तो कोई भी रीज़न हो सकता, कोई भी किसी अपने प्यारे की जो है डेथ, वो तो हो सकती है। बिज़नेस में लॉस है, वो हो सकता है। एजुकेशनल करियर में जो है लॉस, वो हो सकता है। तो डिप्रेशन को कोई भी चीज़ जो है ट्रिगर कर सकती है। वो तो डिपेंड करता है किस बंदे का है जो हमारे पास आया है, तो उसकी जो क्या सिचुएशन थी, तो उसके हिसाब से इसकी कोजेज कुछ भी हो सकती हैं। तो सीबीटी जो है और आरईटी में फ़र्क पूछा गया है। तो जो सीबीटी है, कोग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, इसमें जो है हम दो चीज़ों पे काम करते हैं, कोग्निशन पे। अब कोग्निशन क्या है, कोग्निशन जो है हमारा वे ऑफ थिंकिंग, और किस तरह से हम जो है वो सोचते हैं और परसीव करते हैं चीज़ों को, और उसके जो है बिहेवियर जो है हम किस तरह से अपना जो है वो एग्जीक्यूट करते हैं। थिंकिंग को, जो थॉट्स आ रहे हैं वो हमारी कोग्निशन में है, और उसके बाद जो है हमारे बिहेवियर जो है वो है बिहेवियर। और थेरेपी के तौर पे हम अब उसके जो सबसे पहले हम उसके काम करेंगे कोग्निशंस पे, थिंकिंग पैटर्न पे। अगर उसकी थिंकिंग पैटर्न ठीक है, कोग्निशन ठीक है, तो फिर उसके बाद जो है हम उसके आ जाएंगे बिहेवियर पैटर्न्स को चेंज करने के लिए। तो हम उसके बिहेवियर्स को चेंज करेंगे। सोसाइटी। अच्छा, अगला सवाल पूछा है कि किस तरह से जो है अगर कोई बंदा सोसाइटी से जो है वो कट ऑफ हो गया, यानी सोसाइटी से उसका इंटरेक्शन ख़त्म हो गया, तो उसको जो है हम सोसाइटी में सोशल किस तरह से वापस जो है सोशल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करें। तो उसके लिए सबसे पहले जो है हमें देखना पड़ेगा उसका रूट कोज़ क्या है, कि किस वजह से जो है वो कट ऑफ हो गया बंदा सोसाइटी से। तो उसके रीज़न को जो है हम सबसे पहले, तो उसके रीज़न को जब हम पता चल जाएगा, तो उसके रीज़न को, कोज़ को हमने दूर करना है। जब हम कोज़ का हमें पता चल गया, कोज़ को हम दूर करेंगे, तो आहिस्ता आहिस्ता जो है हम उसे छोटी छोटी एक्टिविटीज़ देंगे, जिस तरह के, अगर वो कॉन्फिडेंस नहीं है उस बंदे में आने के लिए, सामने आने के लिए, तो हम उसे जो है फ़ोन पे बात कर सकता है, या फिर वो सबसे पहले अपने घर वालों के साथ उसका इंटरेक्शन कैसा है, तो हम वो जो है इंटरेक्शन जो है वो बेहतर करने की कोशिश करेंगे। उसके जो अपने इर्द गिर्द के लोग हैं उनसे, मदर है, फादर है, बहन भाई हैं, कज़न्स वगैरह हैं, जो उसके घर के अफराद हैं, उससे उनका इंटरेक्शन बढ़ाने की कोशिश करें। जब उसका इंटरेक्शन बढ़ जाएगा उनसे, तो फिर हम जो है आगे की तरफ चलेंगे। फिर उसके बाद जो है हम उसके जो फ्रेंड्स वगैरह हैं उनकी तरफ भी जा सकते हैं, यानी कि उनके फ्रेंड्स के साथ उसका कांटेक्ट जो है बहाल करने की कोशिश करें। जब उसके क्लास, अगर वो पढ़ रहा है बंदा, तो उसके जो क्लास फेलोज़ हैं उसके साथ उसका इंटरेक्शन जो है बढ़ाएंगे। अगर वो बंदा कोई काम कर रहा है, कोई जॉब वगैरह कर रहा है, तो उसमें जो उसके पीयर्स हैं उसके साथ हम जो है उसका इंटरेक्शन बढ़ाने की कोशिश, लेकिन वो एकदम नहीं बढ़ाएंगे, हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। पहले उसका जो कोई एक फ्रेंड है या एक कोई ख़ास बंदा जिसके साथ वो बात करता है या बात करना पसंद करता है या बात करना चाह रहा है, तो उसके साथ हम बात करवाएंगे। लेकिन सबसे पहले ये है कि हमें पता होना चाहिए कि वो क्यों इस तरह से आया कि वो कॉन्फिडेंस ना होने की वजह से इस तरह हो रहा है, या किसी चीज़ ने और चीज़ है जिसने उसे ट्रिगर किया है वो ना आने के लिए। अच्छा, फिर वही पूछा। अच्छा, डिप्रेशन और एनजाइटी का मेन रीज़न क्या हो सकता है। अच्छा, इसमें यह है कि डिप्रेशन और एनजाइटी का हमें फ़र्क पता होना चाहिए। डिप्रेशन जो, जब भी हम डिप्रेशन का, अभी मैंने आपको क्राइटेरिया बताया, तो जब भी हम डिप्रेशन की बात करेंगे, तो हम पास्ट जो है ना इवेंट्स, उनकी तरफ चले जाएंगे। पास्ट से रिलेटेड होगा, हमारे जो है जो माजी की तरफ होगा कि पास्ट में हमारे साथ ये हुआ था, उसकी वजह से वो जो ट्रिगरिंग पॉइंट होगा वो हमें डिप्रेशन की तरफ लेके जाएगा। उसमें हमारे जो है स्लीप पैटर्न वगैरह भी डिस्टर्ब हो सकते हैं, एपिटाइट डिस्टर्ब होगी, हमारा थॉट पैटर्न डिस्टर्ब होगा, लॉस ऑफ एनर्जी वगैरह होगी, जो मूड है वो लो हो जाएगा।
तो ये है डिप्रेशन। अब एनजाइटी क्या है? एनजाइटी इससे रिवर्स है। एनजाइटी में ये है कि वो फ्यूचर रिलेटेड ओरिएंटेड जो चीज़ें हैं वो होंगी। फ्यूचर में मैं ये काम करना चाह रहा हूँ लेकिन करूँगा नहीं, वो सोचता जा रहा है ये काम मुझसे होगा नहीं होगा, उस काम को वो बंदा ख़राब कर देगा, ये हो जाएगा वो है। तो हम फ्यूचर ओरिएंटेड हो जाएंगे एनजाइटी में। एनजाइटी में भी चंद चीज़ें डिप्रेशन से मिलती जुलती हैं, जिस तरह कि उसमें भी एपिटाइट जो है डिस्टर्ब होगी, उसमें भी जो है आपकी स्लीप पैटर्न डिस्टर्ब होंगे, लेकिन ये फ्यूचर ओरिएंटेड होगा। ये मेन इसका जो डिफरेंस है ना डिप्रेशन और एनजाइटी का ये है। तो रीज़न इसका कोई भी हो सकता है, ट्रिगिंग पॉइंट। अब एक बंदा है वो सोची जा रहा है कि मैंने जो है पेपर में टॉप करना है, एग्ज़ाम में टॉप करना है, लेकिन वो मेहनत ही नहीं कर रहा, किताब को हाथ ही नहीं लगा रहा। तो फिर जब वो सोची जाएगा कि मैंने टॉप करना है लेकिन उसके लिए मेहनत नहीं करेगा, तो वो उसके लिए एनजाइटी प्रोड्यूस होगी और उसको फ़िक्र करता रहेगा। उसके लिए वो फिर उसकी जो रूटीन ख़राब हो जाएगी, वो डिसऑर्डर की तरफ चला जाएगा। अच्छा, एक्सरसाइज का वो एक बंदे ने पूछा है कि एक्सरसाइज जो है वो कौन सी एक्सरसाइज हो। अब एक्सरसाइज में जो है आप मिनिमम जो है, अगर एज अ साइकोलॉजिस्ट पूछेंगे तो आप उनको 16 PMR बता सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा जो है आप ब्रीथिंग एक्सरसाइजेज बता सकते हैं। किस तरह से ब्रीदिंग एक्सरसाइज करने के लिए जो है सबसे पहले आपको कंफर्टेबल होकर और रिलैक्सिंग पोजीशन में बैठना है। आपने अपने सारे अज़ा जो जिस्म के हाथ और पाँव हैं उनको रिलैक्स पोजीशन में, और साथ बैक जो है उसको भी रिलैक्स करके किसी चीज़ के साथ टेक लगा, जिस तरह आप चेयर पे बैठ सकते हैं तो चेयर की जो बैक है उसके साथ रिलैक्स होकर बैठ सकते हैं और एक्सरसाइज कर सकते हैं। ब्रीदिंग एक्सरसाइज में ये है कि आपने ना रिलैक्स होकर बैठ के उसके बाद आपने जो है नाक से इनहेल करना है, नोज से इनहेल करना है और डीप लेके जाना है। जो आप इनहेल कर रहे हैं ऑक्सीजन को, आपको अपना पेट जो है हिलता हुआ महसूस हो। अब अगर आपको वैसे पता नहीं चल रहा है कि आपका पेट हिल रहा है तो आप अपने पेट पे हाथ रख के तो महसूस कर सकते आया कि पेट हिल रहा है। ये सिर्फ वहाँ तक डीप लेके जाना है, थोड़ी देर के लिए 3 से 5 सेकंड के लिए होल्ड करना है। उसके बाद जो है आपने मुंह के ज़रिए एक्सेल कर देना है, खारिज कर देना है हवा। तो उसका मैं अभी आपको करके दिखाता हूँ। तो इसमें यह है, इस तरह से आपने इनहेल करना है और मुंह के ज़रिए एक्सेल करना है। जब आपने एक्सेल करना है तो साथ ही जिस वजह से आपको जो चीज़ आपको ट्रिगर कर रही है, पॉइंट जो आपको परेशानी की तरफ लेके जा रहा है, वो कोज़ कर रहा है परेशानी, तो वो भी आपने सोचना है कि वो मेरी परेशानी जो या प्रॉब्लम है वो भी साथ साथ दूर हो रही है, तो ये करनी है। इसके अलावा 16 PMR है, वो मैंने बताया। आप अपने किसी भी जिस्म के एक हिस्से पे फोकस कर सकते हैं, उसको आपने जो है बंद करना है। अगर आप अपने हाथ पे जो है वो कंसंट्रेट कर रहे हैं तो आपने अपने जो सारा कंसंट्रेशन है वो अपने हाथ पे करना है और इसको दबाना है। सारा कंसंट्रेशन इसी पे है, दबाया हुआ है। इसको आपने चंद सेकंड के लिए होल्ड करना है। आप 10 सेकंड के लिए, 15 सेकंड के लिए होल्ड करेंगे, ठीक है। और इसी पे हाथ पे होगा कि मैंने दबाया हुआ है। फिर आप जो है इसको उतनी ही देर के लिए जो है रिलैक्स कर देंगे। फिर आप नहीं करना है। इस तरह आप पाँव की तरफ भी लेके जा सकते हैं, अपनी टांगों की तरफ, कंधों को उचका सकते हैं, श्रगिंग कर सकते हैं, ठीक है। ये जो है ये आप करेंगे, इसकी वजह से जो है आप काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स फील करें। उसके अलावा फिर जो है आप वॉक शुरू कर सकते हैं। वॉक शुरू कर सकते हैं आप मिनिमम जो। अच्छा, इसमें यह है कि आपने जब गोल सेट करना है ना कि वॉक शुरू करनी है, तो आप ये एकदम से इस तरह नहीं करेंगे मैं आधा घंटा ही 1 घंटा वॉक करूँ। उससे यह है कि आप 1-2 दिन तो करेंगे लेकिन आपकी रूटीन नहीं बनेगी। आपने छोटे गोल जो हैं वो सेट करने हैं। 5 मिनट के लिए आपने वॉक करनी है, 7 मिनट के लिए वॉक करनी है, 10 मिनट के लिए वॉक करनी है, और उसको फिर आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली जो है अपने टाइम को जो है टाइम पीरियड उसको बढ़ाते जाना है। एकदम से आपने लॉन्ग टर्म गोल नहीं रख लेना कि जो आप अचीव ना कर सकते हैं और फिर आप उसकी वजह से जो डीमोटिवेट है। आपने छोटे छोटे गोल सेट करने हैं ताकि जैसे जैसे आप वो अचीव करेंगे तो आप में जो है मोटिवेशन आती जाएगी। मैं ये अचीव कर लिया, अब इससे आगे चलना है, अब ये अचीव कर लिया, अब इससे आगे चलना है। अच्छा, मूड स्विंग्स जो हैं वो आम तौर पे होते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। मूड स्विंग कई वजह से हो सकते हैं। एकदम बंदा एक खुश है
अब कोई इस तरह का उसके जो ख्याल आ गया या उसने कोई चीज़ देख लिया या उसके साथ कोई ऐसा वाक़या भी एकदम से पेश आ गया कि वो सैडनेस की तरफ चला जाएगा, तो इसमें कोई भी ऐसी बड़ी बात नहीं है। वो सबसे जो बेहतर हल है, जो आपको ट्रिगरिंग पॉइंट है उससे आपने दूर होना है। अगर आप किसी जगह पे बैठे हुए हैं और वहाँ पे कोई ऐसी चीज़ हो गई है कि जिसकी वजह से आप इरिटेट हो रहे हैं, तो आपने वो जगह जो है वो तब्दील कर लें। आप वहाँ से उठ के जा सकते हैं, बाहर जा सकते हैं, या किसी और एक्टिविटी में आप जो है ख़ुद को इन्वॉल्व कर लेंगे ताकि उस चीज़ की तरफ जो है ना आप ना जाएं। अच्छा, अब किसने कहा है कि कन्विंस करना जो है वो बहुत मुश्किल है किसी को, या वो अलग रहना चाहिए, तो ये वाकई सही बात है। क्योंकि वो अगर एक बंदा डिप्रेसिव होगा, डिप्रेशन का मरीज़ होगा, तो उसमें जो है एनर्जी बहुत ज़्यादा लो हो जाएगी, सैडनेस होगी, और प्लेयर एक्टिविटी या डेली एक्टिविटीज़ जो हैं उन उससे जो है कट ऑफ हो जाएगा। उसको अब हम किस तरह से लेके आएंगे, उसके लिए आपने उसे छोटे छोटे जो हैं टास्क देने हैं। डेली एक्टिविटीज़ चार्ट बना के आप दे सकते हैं। उसको आप छोटा सा एक टास्क दें। फ़र्ज़ करें आपने उसे ग्रूमिंग का देना है कि आपने जो है सुबह उठ के ब्रश करना है, फेस वॉश करना है, आपने जो है कपड़े तब्दील करने हैं, आपने जो है अपनी जो है सेल्फ मेंटेनेंस करनी है। इस तरह के आप छोटे छोटे उसे टास्क देंगे। आपने कॉम्बिंग करनी है, ठीक है, हेयर ब्रश करने हैं, यानी तो इस तरह के आप छोटे छोटे उसे टास्क दें, सेल्फ केयर की तरफ लेके आएँ। क्योंकि जो बंदा डिप्रेशन में होगा वो अपने सेल्फ केयर को भी निगलेक्ट कर देता है, तो आप उसको सेल्फ केयर की तरफ लेके आएँ। जब वो इस चीज़ को अचीव कर लेता है, फिर आपने उससे आगे बढ़ना है, और आगे बढ़ के आपने थोड़ा सा उसका मज़ीद जो है टास्क, अब उस जो पर्सन जो भी होगा, अगर कोई स्टूडेंट है तो वो कह रहा है मेरा पढ़ाई में भी दिल नहीं लग रहा, कुछ नहीं, तो आपने उसे कोई इस तरह का काम बताना है, कोई इस तरह की चीज़ बतानी है कि वो उसमें इन्वॉल्व हुआ। अब वो कह रहा है मेरा पढ़ाई में, साइंस का स्टूडेंट है, मेरा पढ़ाई में जो है बायोलॉजी मुझे पसंद नहीं है, नहीं पढ़ने, ठीक है। आपको कोई आर्ट्स की बुक पसंद है, आप उसको सिर्फ रीड करें, पढ़ेंगे नहीं, याद नहीं करेंगे, आप उसको रीड करना शुरू करें। रीड वो नहीं करना चाहते, क्या आप रीड करना चाहते, इंटरेस्ट किस चीज़ में है, जिस चीज़ में इंटरेस्ट है उस बंदे को आप उस चीज़ का उसे बताएंगे। अगर कोई ऐसी नेगेटिव एक्टिविटी है जिसमें उसका इंटरेस्ट है, तो वो नहीं आपको बताएं। पहले आपने उसके जो है नेगेटिव और जो पॉजिटिव इंटरेस्ट हैं वो पूछ लेने हैं। सब जब हिस्ट्री ले रहे होते हैं, हम उसके इंटरेस्ट वगैरह और सारी हिस्ट्री ले लेते हैं, तो हमें पता होता है ये उसके नेगेटिव पॉइंट्स हैं, ये उसके पॉजिटिव पॉइंट्स हैं। हमने उसके पॉजिटिव पॉइंट्स को बढ़ाना है और नेगेटिव पॉइंट्स को स्टेप बाय स्टेप हमने जो है कम करना है। इंसोम्निया के कोजेज़ कुछ भी हो सकते हैं, जैसे ट्रिगरिंग पॉइंट है, कोई भी पॉइंट ट्रिगर कर सकता है। एकदम से परेशानी आ जाती है कोई, वो भी इंसोम्निया को प्रोड्यूस कर सकती है। अब इंसोम्निया में जो है आपकी डाइट जो है वो भी प्रॉपर ना हो, उसकी वजह से भी ये हो सकता है। आपकी एक रूटीन है वो बहुत हेक्टिक हो, कैफ़ीन का ज़्यादा इस्तेमाल हो, जिस तरह एनर्जी ड्रिंक्स वगैरह का आजकल बहुत रुझान है, तो एनर्जी ड्रिंक्स बहुत ज़्यादा बच्चे इस्तेमाल कर रहे हैं। उसमें सबसे आम अगर लेंगे आप तो कोला ले सकते हैं आप, वो भी ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो उसकी वजह से भी आपको जो स्लीपिंग में प्रॉब्लम आ सकती है। चाय का ज़्यादा इस्तेमाल, कॉफ़ी का ज़्यादा इस्तेमाल हो सकता है। स्टिंग की जो आजकल मशरूबात इस्तेमाल हो रहे हैं, स्टिंग या दूसरे पावर ड्रिंक, एनर्जी ड्रिंक्स जो इस्तेमाल हो, वो भी इंसोम्निया प्रोड्यूस कर सकते हैं। और भी इसके अलावा भी हो सकते हैं, लेकिन ये तो अब उस स्पेसिफिक पर्सन का हमें देखना पड़ेगा कि क्या ट्रिगरिंग पॉइंट है। मूड स्विंग्स का मैंने अभी बताया है कि मूड स्विंग्स किस वजह से होते हैं। हमने कोई भी चीज़ है, हमने सबसे पहला उसका रूट कोज जो है ना वो ढूंढना होता है। जब हमें रूट कोज का पता होगा कि ये चीज़ ट्रिगर कर रही है स्पेसिफिक बिहेवियर को, तो हमने उस चीज़ से दूर करना है। अगर आप किसी जगह पे बैठे हुए हैं और किसी बंदे ने ऐसी बात करी है, वो बंदा आपको पसंद नहीं है, तो वो बात कर रहा है, या कोई इन्वायरमेंट है उसमें कोई ऐसा काम हो रहा है जो आपको पसंद नहीं है और आपको इरिटेट कर रहा है, तो आपने उस इन्वायरमेंट को ही चेंज कर लेना है। आप वहाँ से उठ के जा सकते हैं। अगर आप इस तरह के इन्वायरमेंट में है, जिस तरह अगर आप क्लास में बैठे हैं, आप क्लास आप नहीं छोड़ सकते, या ऑफिस में बैठे हैं, ऑफिस से आप उठ के नहीं जा सकते, तो आप किसी अपनी आपको दूसरी एक्टिविटी में जो है इन्वॉल्व करेंगे, ताकि आपका जो कंसंट्रेशन है उस एक स्पेसिफिक पॉइंट से हट के दूसरी तरफ लग जाए, जो आपको पॉजिटिव तरफ लेके जाएगी।
अच्छा, इसके अलावा अगर किसी और का हो ट्रिगरिंग पॉइंट, ये जो मैंने मूड स्विंग का बता दिया कि मूड स्विंग जो है हो जाता है, इसमें ये कोई प्रॉब्लम नहीं, हमें रियलिटी की तरफ लेके आना है खुद को कि हम ये हाजिर है, हाँ ये प्रॉब्लम है या ये वजह है, तो उसको जो है हम आहिस्ता आहिस्ता जो है दूर करेंगे। अच्छा, और मज़ीद किसी का कोई सवाल हो? अच्छा, अभी पूछा है किसी ने कि डिप्रेशन का अगर एक पर्सन है तो वो एडिक्ट हो जाता है या ड्रग्स वगैरह का यूज़ शुरू कर देता है, तो किस तरह से? तो अगर एक बंदा ड्रग्स का यूज़ करना शुरू कर देता है या अभी उसने स्टार्ट ही किया, तो हम किस तरह से उसे रोकेंगे? तो हम उसे जो है रियलिटी की तरफ लेके आएंगे। ठीक है, रियलिटी की तरफ किस तरह लेंगे? हम उसके जो फ़ायदे हैं वो बताएंगे कि इसका ये फ़ायदा है, नहीं फ़ायदा है तो हम उसके जो नुकसानात हैं उसकी तरफ लेके जाएंगे, उसे रियलाइज़ करवाएंगे कि अगर आप ड्रग्स लोगे तो आप जो है सोसाइटी से कट ऑफ हो जाओगे, सोसाइटी में आपकी इज़्ज़त नहीं रहेगी, आपका जो है मॉनेटरी लॉस भी होगा इसकी वजह से, आपका जो है यानी माली नुकसान भी होगा इसकी वजह से, आपके घर वाले भी हो सकता है कि आपके एडिक्शन की वजह से आपको पसंद ना करें, या जो दूसरे लोग हैं सोसाइटी आपको एक्सेप्ट नहीं करेगी अगर आप ये काम करोगे, आपके जो फ्रेंड्स सर्कल है वो आपको जो है एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और इसके अलावा जो इसके नेगेटिव असरात होंगे, यानी आपने उसको बता दिया कि मॉनेटरी लॉस होगा और इस तरह की दूसरी चीज़ें आपने बता दी हैं, और उसके साथ साथ उसको फिजियोलॉजिकल भी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, उसका जो है मेंटल जो है बैलेंस वो भी बिगड़ सकता है, उसकी वजह से उसकी जो फिज़िकल बैलेंस है वो भी लॉस हो जाएगा, और उसकी जो वीकनेस की तरफ भी वो जाएगा, आहिस्ता आहिस्ता जो है वो ड्रग्स की जो है वो डेवलप हो जाएगी, हैबिट डेवलप हो जाएगी, और जैसे ही वो हैबिचुअल हो जाएगा तो उसे डोज जो है इंक्रीज़ करना पड़ेगा साथ साथ, तो जैसे ही वो यानी टॉलरेंस डेवलप हो जाएगी ना जब ड्रग्स की, तो वो फिर इंक्रीज़ करता जाएगा, वो फिर इंक्रीज़ करने का भी एक लेवल होता है, वो कब तक इंक्रीज़ करेगा, जब वो एक्सट्रीम तक पहुंच जाएगा तो उसकी जो है बॉडी माइंड उसका वो जवाब दे जाएगा, फिजियोलॉजिकल जो उसके फंक्शन है वो सारे जो हैं डिस्टर्ब हो जाएंगे, उसकी वजह से फिर उसको क्रैम्प्स, बॉडी पेन्स, एक्स, ये सारा कुछ उसको शुरू हो जाएगा अगर वो नहीं छोड़ा। तो हमने उसको जो है नुकसान बताने हैं उसके कि ये नुकसान है अगर आप ये नहीं छोड़ोगे, फिर जो है हम उसको सोसाइटी में लेके आएंगे, देखो ये बंदा भी है, ये बंदा ड्रग्स लेने वाले को पसंद नहीं करता, आपके घर वाले पसंद नहीं करते, आपके जो अजीज़ व क़ारब हैं वो पसंद नहीं, सोसाइटी उसको एक्सेप्टेंस नहीं देती जो बंदा ड्रग्स इस्तेमाल कर रहा है, तो इस तरह जो है वो रियलाइज़ करेगा कि ये चीज़ अच्छी नहीं है। अच्छा, ब्रीदिंग एक्सरसाइज का पूछा है कि पैल्पिटेशंस कोज करते हैं। अच्छा, ब्रीदिंग एक्सरसाइज से कुछ भी नहीं होगा, पैल्पिटेशंस वगैरह कुछ भी नहीं होगा इसका, अगर आप प्रॉपर तरीके से ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर रहे हैं, ब्रीदिंग कर रहे हैं, तो उससे जो है आपको सूदिंग इफेक्ट होगा, एनर्जेटिक इफेक्ट होगा, रिलैक्सिंग इफेक्ट होगा, ये कभी भी नहीं होगा कि ये आपको पैल्पिटेशंस की तरफ ले गई है जो या फिर जो है आपको स्ट्रेस की तरफ ले, ये आपको स्ट्रेस जो है रिलीज़ ही करेगी, ब्रीदिंग एक्सरसाइज की बात करो, और दूसरी जो मैंने 16 PMR बताया वो भी आपको रिलैक्स ही करेंगे। इसके अलावा जो आपको फिज़िकल एक्सर्शन बताइए, वॉक बताइए, रनिंग बताइए, तो उससे क्या होगा, उससे जब आप जाएंगे आपकी एनर्जी कंज्यूम होगी, तो जो आपका ब्रेन है वो आपकी बॉडी एक्स वगैरह जो हैं उनको रिलीज़ करने के लिए, बॉडी पेन्स को दूर करने के लिए एंडोर्फिन्स रिलीज़ करेगा, और वो जो एंडोर्फिन्स होंगे वो एज आ एनर्जेटिक काम करेंगे, पेन रिलीवर काम करेंगे। अच्छा, लॉन्ग लाइफ डिप्रेशन जो है ना इस तरह नहीं होगा, उसका हमें रूट कोज, अगर बहुत सारे लोग हैं कि वो डिप्रेशन को लेकर चल रहे हैं और उनका ट्रीटमेंट ना होने की वजह से, या जो मेंटल हेल्थ है हम उसको इम्पोर्टेंस नहीं देते, और इम्पोर्टेंस ना देने की जो सबसे अहम वजह है वो है अवेयरनेस का ना होना। तो अवेयरनेस, सबसे पहले तो हमें जो है अवेयरनेस की ज़रूरत है, हमें अपने जो इर्द गिर्द के लोग हैं उन्हें बताने की ज़रूरत है, अवेयर करने की ज़रूरत है कि मेंटल हेल्थ भी कोई चीज़ है, और ये परेशानियां जो हैं ये भी आपकी डेली लाइफ जो एक्टिविटीज़ हैं उनमें प्रॉब्लम प्रोड्यूस करेंगी, आपकी फ़िज़िकल जो हेल्थ है उसमें भी ये आपको प्रॉब्लम करेंगी, उसके अलावा जो है आपकी हेल्थ है उसमें भी आप
करेंगी। उसके अलावा जो आपकी मेंटल है उसमें भी आपको जो है ये प्रॉब्लम करेंगी। अच्छा, एक इसमें सबसे अहम पॉइंट जो अभी याद आया कि जैसे जैसे जो है आप जो है फिज़िकल एक्टिविटीज़ को बढ़ाएंगे या आपकी मोटिवेशन जब बढ़ेगी ना, तो जितना एक बंदा मोटिवेटेड ज़्यादा होगा तो उतना ही उसका जो इम्यून सिस्टम है वो भी स्ट्रॉन्ग होगा। एक बंदा हैप्पी होगा तो उसका इम्यून सिस्टम जो है, इम्यूनिटी है वो भी इंक्रीज़ होती है, इम्यून सिस्टम मजबूत होगा। एक बंदा जो डिप्रेस होगा या होपलेस होगा उसकी जो इम्यूनिटी है वो भी वीक हो जाएगी और वो मोर प्रोन हो जाएगा डिजीज़ को, बजाय उस बंदे को जो एक पॉजिटिव और हेल्दी बंदा है, होपफुल बंदा है। अच्छा हाँ, आप इसमें फ़िज़ियोथेरेपी जो है इसमें कंबाइन कर सकते हैं। फ़िज़िकल थेरेपी जो है और उसके साथ साथ जो साइकोथेरेपी है, ये जो अलाइड हेल्थ साइंस हैं ये सारी एज आ कंबाइन काम करती हैं। तो आमतौर पे तो ये है कि जो एक बंदे को मसला होता है या प्रॉब्लम होती है या उसके लिए वो एक स्पेसिफिक ट्रीटमेंट के लिए आता है, लेकिन आम तौर पे जो है ये पैरेलल ही चलती हैं, सारी चीज़ें जो है हैंड इन हैंड ही चलती हैं। फिज़िकल थेरेपी हो गया, ओक्यूपेशनल थेरेपी हो गया, साइकोथेरेपी हो गया, स्पीच थेरेपी है, तो ये न्यूट्रिशन है। न्यूट्रिशन का भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है आपकी जो फिज़िकल हेल्थ है, मेंटल हेल्थ है, इस पर आपका न्यूट्रिशन का भी बहुत, ये सारी चीज़ें जो हैं पैरेलल चलेंगी, हैंड इन हैंड चलेंगी। ये नहीं है कि आप सिर्फ एक स्पेसिफिक चीज़ को, अगर आपका प्रॉपर डाइट प्लान नहीं है ना, तो आप बाकी चीज़ें फिज़िकल जो थेरेपी है वो भी आप इस्तेमाल करोगे, वो भी आपको उस हद तक फ़ायदा नहीं देगी जब तक आपका जो डाइट प्लान है वो ठीक नहीं होगा। अच्छा, आप फिज़िकल थेरेपी करा रहे हैं, आपकी डाइट भी ठीक है, लेकिन आप मेंटली तौर पे जो है मोटिवेटेड नहीं है, तो फिर भी आपको जो वो चीज़ है उस हद तक फ़ायदा नहीं पहुँचाएगी जब तक कि आप मेंटली तौर पर भी जो है मोटिवेटेड ना हों। अच्छा, ये पूछा है कि अगर एक बंदा अचानक हंसता है और फिर कुछ देर के बाद जो है वो उदास हो जाता है, तो ये मूड स्विंग्स हैं, ये जो है ये डिप्रेशन में नहीं आएगा। इसीलिए मैंने बताया ये बाईपोलर में भी जा सकता है। उसके अलावा जो है बाईपोलर के अलावा ये मेनिया में भी जा सकता है। अब हमें ये रूट कोज जो है प्रॉपर हिस्ट्री जब होगी हमारे पास, तो फिर इसकी मैनेजमेंट अलग होगी डिप्रेशन से, क्योंकि जो बाईपोलर है या फिर जो है मेनिया है, इसको हैंडल करना थोड़ा सा ट्रिकी होता है। तो इस तरह से हम अचानक एकदम से नहीं बता सकते कि वो जो कंडीशन होगी उसके हिसाब से, लेकिन फिर हाँ जो मैं डिप्रेशन के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, क्योंकि इनमें जो है एनर्जी लेवल लो हो जाता है, एक्टिविटीज़ जो हैं डेली लाइफ उसमें इंटरेस्ट नहीं रहता, तो हम इंटरेस्ट डेवलप करेंगे। लेकिन जो एक बंदा मेनियक है उसमें एकदम से जो है मूड जो है अप जाएगा, फिर एकदम से नीचे आ जाएगा, और बाईपोलर में भी इस तरह। तो हमें जो है इसकी जो मैनेजमेंट है थोड़ी ट्रिकी है और डिफ़िकल्ट है। तो पहले हमें ये डिफ़ाइन करना होगा कि प्रॉब्लम है क्या, तो उसके अकॉर्डिंग हम जो है ट्रीटमेंट बता सकते हैं। अच्छा, इसमें जो है कि लोग सवाल पूछा है कि लोग जो है साइकेट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट के पास नहीं जाना चाहते, या वो कहते हैं हम पागल नहीं हैं, तो उन्हें काउंसलिंग की ज़रूरत होती है। उन्हें यही तो मसला है कि अवेयरनेस नहीं है। जब अवेयरनेस होती है, लोगों को पता चलता है अच्छा ये भी एक चीज़ प्रॉब्लम है। अचानक उदास हो जाना ये भी एक प्रॉब्लम है, बगैर किसी रीज़न के उदास हो जाना प्रॉब्लम है। डेली लाइफ एक्टिविटीज़ जो प्लेयर एक्टिविटीज़, अब एक बंदा जो है वो मूवीज़ देखना उसे पसंद था, एकदम से वो मूवीज़ देखना उसे पसंद नहीं है, तो वो भी एक प्रॉब्लम है। तो उसे जब हम बताएंगे कि अवेयर करेंगे कि भाई आप जो एक्टिविटीज़, या आप गार्डनिंग कर रहे थे और आपको उसमें जो है मज़ा आता था, आप खुश होते थे, और अब एकदम से आप जो है उस एक्टिविटी से आप पीछे हट गए हैं, तो वो नॉर्मल चीज़ नहीं है। हाँ, अगर आप एक एक्टिविटी कर रहे थे और आहिस्ता आहिस्ता जो है सिलसिलावार आपने वो एक्टिविटी छोड़ दी है, तो फिर तो वो नॉर्मल है। अगर एकदम से आप वो चीज़ छोड़ेंगे फिर वो नॉर्मल नहीं होगी। इंसोम्निया का जो पेशेंट है उसको उसके ट्रीटमेंट के लिए जो है आप साइकेट्रिस्ट के पास भी जाएंगे, तो उसमें जो है वो ड्रग्स वगैरह का यूज़ करेंगे। उसके अलावा जो है साइकोथेरेपी में अगर हम उसके ट्रीटमेंट की तरफ जाएंगे, तो हम जो है उसको फ़िज़िकल एक्सर्शन की तरफ लेके आएंगे, और साथ साथ जो है फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करेंगे। डीप ब्रीथिंग उसे लाजिम बताएंगे,
और इसके अलावा एक्सरसाइज जो है हम उसको वॉक बता सकते हैं, रनिंग बता सकते हैं, और जो है उसको एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करें ताकि उसे थोड़ी सी थकन महसूस हो और उसे आराम की ज़रूरत महसूस हो। और इसका साथ जो है साइकेट्रिक ट्रीटमेंट लाजिम है जो इंसोम्निया का पेशेंट होगा। हाँ, हम जो है ट्रांसक्रेनियल मैग्नेटिक स्टिमुलेशन की तरफ जा सकते हैं, लेकिन जो है सबसे इफ़ेक्टिव जो है सीबीटी और आरईटी वगैरह जो है इस तरह की जो साइकोथेरेपीज़ हैं वो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव हैं, बजाय कि हम दूसरे ट्रीटमेंट्स के। हाँ, अगर मैनेज नहीं हो पा रहा इन चीज़ों से तो हम अपनी स्ट्रेटजी को चेंज करके भी देख सकते हैं। बाज़ औक़ात होता है हम स्ट्रेटजी कुछ और यूज़ करें, या हमारा जो है रिव्यू करने की भी ज़रूरत पड़ सकती है कि जो हमारा डायग्नोसिस है, टेंटेटिव डायग्नोसिस है, वो प्रॉपर था या नहीं, हमारे पास जो हिस्ट्री थी वो प्रॉपर थी या नहीं। क्योंकि बाज़ औक़ात होता है हमसे कुछ जो है इंफॉर्मेशन वो मिस हो जाती है, उसकी वजह से जो है हमारा डायग्नोसिस जो है वो जो होना चाहिए था वो नहीं हो सकता, मिस डायग्नोज हो जाता है, तो वो भी एक प्रॉब्लम होती है। हमें सबसे पहले जो है अपना प्रॉपर जब तक हमारे पास प्रॉपर डायग्नोसिस नहीं होगा हम कभी भी ट्रीटमेंट नहीं कर सकते। अगर सिर्फ हम थोड़ी सी मालूमात की बुनियाद पर ट्रीटमेंट करना शुरू कर देंगे तो वो ट्रीटमेंट इफेक्टिव भी नहीं होगा और लॉन्ग टर्म भी नहीं चलेगा। अच्छा, इसके अलावा किसी का कोई सवाल हो? ये अच्छा, ये पूछा है कि जो डायग्नोसिस है वो बेस्ड ऑन आर हिस्ट्री टेकिंग। तो हाँ, हिस्ट्री जो है जब तक हमारे पास प्रॉपर हिस्ट्री नहीं होगी, हमारे पास जो है मैरिटल हिस्ट्री भी होनी चाहिए प्रॉपर जो है। अगर वो यंग है, जो पर्सन है वो खुद मैरिड नहीं है, तो उसके पेरेंट्स की कज़न मैरिज है या नहीं है, उसके पेरेंट्स में प्रॉब्लम तो नहीं है, किसी में मदर में या फादर में कोई साइकेट्रिक हिस्ट्री तो नहीं है, उसके ग्रैंड पेरेंट्स में तो नहीं है, उसके जो अंकल हैं, आंट्स हैं, उनमें तो किसी में अजीज़ो कारब जो हैं, उसके भाई बहन में किसी में प्रॉब्लम तो नहीं है, ये भी हमें पता होना चाहिए। जब तक हमारे पास हिस्ट्री नहीं होगी ना, तो डायग्नोसिस जो है हमारा वो प्रॉपर नहीं हो सकेगा। फैमिली हिस्ट्री जो है, जेनेटिक हिस्ट्री, वो हमारे पास होनी बहुत ज़रूरी है। उसकी फैमिली में ये प्रॉब्लम तो नहीं चल रही थी जो अब आके उससे आगे ट्रिगर कर रही है, जेनेटिक तो नहीं है ये प्रॉब्लम उसमें। हाँ, ये पूछा है कि मेडिकेशन टेक्निक जो हैं वो इफ़ेक्टिव हैं या नहीं। मेडिकेशन इफ़ेक्टिव हैं, लेकिन सिर्फ मेडिकेशन जो है वो इफ़ेक्टिव नहीं है। जब तक आप साथ जो है साइकोथेरेपी की तरफ नहीं लेके जाएंगे, बिहेवियर मॉडिफिकेशन की तरफ, या नहीं लेके आएंगे, तो तब तक जो है मेडिकेशन अकेली काम नहीं करेगी। मेडिकेशन जो है सपोर्ट करती है ट्रीटमेंट में, लेकिन सिर्फ मेडिकेशन जो है वो ट्रीटमेंट नहीं है डिप्रेशन के लिए, डिप्रेशन मैनेजमेंट के लिए। अच्छा, इसके अलावा कोई और हो बात? इसमें जो है हम जो SOP इसके जो फॉलो करते हैं उसमें हम उसका जो बेसिक है नेम वगैरह और उसकी क्वालिफ़िकेशन क्या है, एज क्या है, इस तरह की ये बेसिक हम पूछते हैं। फिर उसके बाद फादर क्या करते हैं और फाइनेंशियल, अच्छा हमने ये भी चीज़ लाजिम पूछनी है उनका जो फाइनेंशियल बैकग्राउंड है वो किस तरह है। बाज़ औक़ात ये होता है कि फाइनेंशियल बैकग्राउंड जो है उसमें प्रॉब्लम्स होती हैं और उस वजह से जो है बाकी प्रॉब्लम्स जो है वो अकर हो रही होती हैं। अक्सर लोग कह देते हैं जी हमें अल्लाह का शुक्र है, हमें कोई भी माली जो है प्रॉब्लम, तंगी नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हकीकत में जो है अनकॉन्शियसली उन्हें वही चीज़ जो है वो इरिटेट कर रही है, ट्रिगर कर रही होती है। इसकी मिसाल के तौर पे अगर आप देखें, एक मज़दूर है, वो 5-10 हज़ार रुपये, 20 हज़ार रुपये कमा रहा है, और अगर आप उससे पूछेंगे घर के हालात कैसे चल, वो करेगा अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे चल रहे हैं। जबकि आपको पता है कि जिस तरह का महंगाई का दौर है तो इतने में गुजारा करना बहुत मुश्किल है। हम ये नहीं है कि हम जजमेंटल हो जाएं कि भाई इसका गुजारा नहीं चल सकता तो ये तंग ही है, ऐसा भी नहीं है। हमने जजमेंटल भी नहीं होना, हमने जो हमें हिस्ट्री दे रही है उसकी बुनियाद पे जो है हमने डायग्नोस करना है। लेकिन ये है कि हमने जो है हमारा जो बिहेवियर है वो जजमेंटल ना उस बंदे के। अगर एक बंदा आके कह रहा है कि जी मेरा नमाज़ पढ़ने को दिल नहीं कर रहा, तो हम कहना शुरू कर दें यार ये बंदा ही गलत है। हमने जजमेंटल भी नहीं होना, वो उसकी प्रॉब्लम हो सकती है, अब वो क्यों है क्या है वो तो उस बंदे के अकॉर्डिंग ही हम देखेंगे।
तो SOP में जो उसकी है, हमने उसकी बेसिक हिस्ट्री ले ली, उसकी जो पेरेंट्स हैं उसकी हिस्ट्री ले ली है, उसकी फिर आगे चलते जाएंगे उसकी जो वर्किंग हिस्ट्री है, या वो स्टूडेंट है तो उससे रिलेटेड उसकी हॉबीज़ क्या हैं, ये इंटरेस्ट क्या है, वो हम जो है डिटेल से उससे पूछेंगे। ये प्रॉब्लम कब शुरू हुई, कैसे शुरू हुई, किस वजह से शुरू हुई। अगर वो स्कूल में था, हो सकता है कि टीचर ने मारा हो, ना काम हुआ, या टीचर ने नहीं मारा, उसने स्ट्रेस खुद ही ले ली, बाकी बच्चे जो हैं वो बहुत ज़्यादा उनके मार्क्स आ रहे, मेरे मार्क्स क्यों नहीं आ रहे, तो ये भी पॉइंट ट्रिगर कर सकते हैं। तो वो पूरी हिस्ट्री जो है हमारे पास होनी चाहिए, वो पूरी हिस्ट्री हमने लेनी है डिटेल से। अच्छा, हिस्ट्री जो है प्रॉपर लेने से, सबसे पहले हिस्ट्री वगैरह लेने से पहले जो सबसे अहम चीज़ जो होती है वो होती है हमारी रैपो बिल्डिंग। तो सबसे पहले जो हमारे पास पेशेंट आता है उसके साथ हमारी रैपो बिल्डिंग होनी चाहिए, यानी कि हमारा उसके साथ जो इंटरेक्शन है इस हद तक जो है हमारा रिलेशन उसके साथ डेवलप होना चाहिए। अच्छा, ये प्रोफेशनल रिलेशन होना चाहिए, पर्सनल रिलेशन नहीं होना चाहिए, ताकि वो कहीं बाद में आप पे डिपेंडेंट ना हो जाए। तो इस तरह इंडिपेंडेंट रहते हुए आपके साथ उसका इतना जो है एक प्रोफेशनल रिलेशन हो कि आप जो उसको बात बताएं वो उसके अकॉर्डिंग जो है अपने आप को, या जो उसके आप डेली एक्टिविटीज़ बताएं तो वो उसको जो है परफॉर्म करे। सो जनरलाइज जो एंजाइटी है उसको जो है वो किस तरह से जो है मैनेज कर सकते हैं। जनरलाइज एंजाइटी में जो है, अब उसका प्रॉपर क्राइटेरिया तो अभी मैं डिस्कस नहीं करूँगा टाइम का में, लेकिन ये मैं बताता हूँ जनरलाइज जो एंजाइटी है वो क्यों हो जाती है। अब एक बंदा है वो सोची जा रहा है कि मैंने ये काम करना है, लेकिन वो कर नहीं रहा। थिंकिंग ज़्यादा होगी उस बंदे में, सोचना ज़्यादा होगा और काम करना कम होगा। और ये प्रॉब्लमेटिक तब होता है जब जो है हम सोची जा रहे हैं और नहीं कर रहे। और ये जो सोचने का अमल है हमारी डेली लाइफ की जो एक्टिविटीज़ हैं उनमें प्रॉब्लम, हमारी सोशल एक्टिविटीज़ में प्रॉब्लम करे, हमारी पर्सनल एक्टिविटीज़ में प्रॉब्लम, हमारे वर्क लाइफ में प्रॉब्लम करे, हमारी जो है रिलेशनशिप्स उनमें इन्वॉल्वमेंट हो इसकी वजह से, तो तब ये जो है डिसऑर्डर की तरफ जाएगा। अगर बस ऐसे ही है कि बंदा सोच रहा है कि ये काम मैं करूं और उसकी वजह से उसकी रूटीन लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही, तो फिर हम उसको डिसऑर्डर कभी भी कंसिडर नहीं करेंगे। जी बिल्कुल, हमें जो है एम्पैथी ही शो करनी है, सिंपैथी शो नहीं करनी है। हम एम्पैथेटिक रहना है, हमने एक प्रोफेशनल रिलेशन जो है उसके अपने क्लाइंट के साथ डेवलप करना है। आपके साथ ये प्रॉब्लम है, अफसोस है, और प्रॉब्लम्स सबके साथ होती हैं, तो प्रॉब्लम से निकलना भी हमने खुद है। हम जो पेशेंट है उसको इतना काबिल करना है, हमने उसको सोल्यूशन नहीं देना, हमने उसको रियलिटी की तरफ लेके आना और सोल्यूशन उसे इस काबिल बनाना है कि सोल्यूशन जो है उसका खुद फाइंड करेगा वो जो बंदा होगा, या जो भी पेशेंट है, बंदा है, बंदी है, तो वो खुद उसका इतना काबिल हो जाए कि वो अपना जो है उसको खुद सोल्व कर सके जो भी उसकी प्रॉब्लम है। अच्छा, मज़ीद अगर आप लोगों के कोई सवाल होंगे तो आप कमेंट्स कर दीजिएगा, तो जितना पॉसिबल हो सका मैं उसका जो है आंसर कर दूंगा। और आई होप कि आज आपको काफ़ी कुछ सीखने के लिए मिला होगा। गलतियाँ कोताहियाँ सबसे हो जाती हैं, और जितना हद तक मुझसे पॉसिबल था मैंने वो बताने की कोशिश की है। अगर मज़ीद कोई चीज़ पूछना चाहें तो आप नीचे कमेंट कर दीजिएगा, तो मैं उससे, या फिर पोस्ट जो है उस पर आप कमेंट कर दीजिएगा, तो मैं वो आपको जो है आंसर करने की प्रॉपर कोशिश करूँगा। अगर नहीं हो सके तो हमारे जो सोसाइटी मेम्बरान हैं वो आपको इंशाल्लाह प्रॉपर तरीके से गाइड करेंगे। तो उम्मीद है ये जो है आज के सेमिनार था वो बेहतर था और आपको पसंद आया होगा। अल्लाह हाफिज़।